हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के लिए टॉप 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग सर्किट्स लॉ एंड मैग्नेटिक सर्किट से पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। ये जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अभी आपको सेशंस प्रोवाइड करा रहे हैं। आपको पता है फर्स्ट सेशन जो था हमारा वो था बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल के ऊपर, वो भी हमने एज इट इज सिलेबस के अकॉर्डिंगली डिस्कस किया था। ठीक है, अभी जो नया सिलेबस आया था उसके अकॉर्डिंग हम लोग आज के इन दोनों टॉपिक्स में से क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो अभी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि सर्किट लॉ में आपको क्या क्या पढ़ना है। किरचॉफ्स लॉ हो गया, और सिंपल सर्किट जो रहते हैं उसको नेटवर्क थ्योरम्स के किस तरीके से सॉल्व किया जाता है ये आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा मैग्नेटिक सर्किट, जिसमें हमारे पास में फ्लक्सेस, एमएमएफ, रिलेक्टेंस क्या होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या है, मैग्नेटिक कैलकुलेशंस जो रहते हैं कंडक्टर्स के, जगह हमारे पास में स्ट्रेट कंडक्टर है, सर्कुलर कंडक्टर है, या फिर सोलोनॉइडल कंडक्टर है। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शंस के ऊपर आपको इस दोनों टॉपिक के ऊपर अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज के सेशन में क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले। अभी तो हम लोग सबसे पहले हमारा प्रीवियस सेशन का आंसर जान लेते हैं, जो हमने सबसे पहले दिवाली के पहले एक सेशन लिया था, फर्स्ट सेशन तो उसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिकल बेसिक्स के ऊपर क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। उसमें हमने क्वेश्चन पूछा था, इफ द एरिया लेंथ एंड द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ एन एसी सर्किट्स आर डबल देन द न्यू इंडक्टेंस विल बी व्हाट। अगर हम लोग एरिया को, लेंथ को और नंबर ऑफ टर्न्स को भी डबल कर देते हैं तो हमारा नया इंडक्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट होगा कि वो 4 टाइम्स प्रीवियसली ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स इट विल बिकम द 4 टाइम्स दैट ऑफ प्रीवियस वन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया उन टॉप 10 स्टूडेंट्स के नाम थे: निकी पटेल, अमित मंडल, मिस्टर दीन, गौरव निकम, इथन हंट, रन पीवीटी, श्याम सुंदर राणा, सुमित कठाने, दिलीप देवाड़ा एंड विवेक गुप्ता। सो ऑर्डर टू यू गाइस, यू द टॉप 10 स्टूडेंट जिन्होंने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें मेंशन किया था। और अगर आप भी चाहते हो कि आपका नाम मैं मेरा नेक्स्ट सेशन में लूँ, सेशन को एंड तक देखिएगा। सेशन के एंड में जो भी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है उसका करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हो। साथ साथ आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे कोचिफाई चैनल के ऊपर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के ऊपर हमने दिवाली के पहले ही ये नॉन टेक्निकल के कोर्सेज अपलोड कर दिए थे। कोचिफाई पे हमने एक नॉन टेक्निकल ई बुक अपलोड किया था, जो ई बुक थी आपकी नॉन टेक्निकल जनरल अवेयरनेस की, जिसमें हमारे पास में स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस एंड आर्ट्स एंड कल्चर एज वेल एज स्पोर्ट्स, ये काम कंप्लीट आपका एक ई बुक है, आपके हर एक एग्जामिनेशन के लिए काम में आने वाला है। 1 ईयर का इसका वैलिडिटी होने वाला है गाइस, और सिर्फ ये आपको एप्लीकेशन पे मिलने वाला है आपको। ठीक है, इसको हमने दिवाली के पहले हमने लॉन्च किया था। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इसको अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स दिया और परचेज भी कर लिया। उस टाइम पे हमारा काफ़ी अच्छी तरीके से इसके ऊपर रिस्पॉन्स मिलने के बाद ही हम लोग अभी आपको काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने वो मिस अगर हो गया होगा तो आपको एक फ्लैट 40% का जो कूपन हम लोग यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसकी हालांकि 100 रुपीज़ की कीमत है दोनों भी कोर्सेज़ की, जो हमारा नया क्रैश कोर्स है। ठीक है, यूपीपीसीएल के लिए हमने इसमें पीएलसी के भी टॉपिक इसमें मेंशन किए थे। ठीक है, इन दोनों कोर्सेज़ को आप यहाँ पे फ्लैट 40 का कूपन कोड लगा सकते हैं। दोनों भी एप्लीकेशन होना जरूरी है आपके पास, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज का और कोचिफाई का इसके लिए, सो दैट आप नॉन टेक्निकल का जो सिलेबस है, नॉन टेक्निकल का जो ई बुक है, आप इसको पढ़ सके हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट ई बुक है आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए रहने वाला है। साथ साथ अगर आप एनएचपीसी और यूपीपीसीएल के लिए प्रिपेयर करेंगे तो बेसिक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क थ्योरम्स, इसे फंडामेंटल एंड सर्किट्स और पीएलसी का एक कंबाइंड 4-in-1 हमने एक वीडियो कोर्स 4 आवर प्लस का एक सेशन है हमारा। ठीक है, हमारे एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड करा दिया। इसकी भी कीमत 100 रुपीज़ है, लेकिन अगर आप ये फ्लैट 40% का अगर आप कूपन लगाते हो तो आप ध्यान में रखिएगा फ्लैट 40 कूपन लगाना है, सो दैट आपका जो ओवरऑल कोर्स है 60 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा, और इसका भी वैलिडिटी 1 ईयर है। आप इन दोनों को भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इसको परचेस करके उन्होंने अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स भी दिया है। ठीक है, आप भी जाके ले सकते हो। अभी हम लोग हमारा सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, किरचॉफ्स लॉ आर वैलिड फॉर। देखिए, सबसे पहले हम लोग जो बेसिक क्वेश्चंस है वो आपके यहाँ हम लोग जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आने वाले हर एक सेशंस पे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, किरचॉफ्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, वो हमारे दोनों भी लीनियर और नॉन लीनियर सर्किट के लिए भी एप्लीकेबल होता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ हम लोग वोल्टेज और करंट कैलकुलेशंस के लिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हम लोग डीसी एज वेल एज सर्किट, डीसी सर्किट के लिए भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं एज वेल एज एसी सर्किट के लिए, बट लो फ्रिक्वेंसीज के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो किरचॉफ्स करंट लॉ है, ये मेनली जो किरचॉफ्स लॉ है ये तो हमारे दोनों लीनियर और नॉन लीनियर सर्किट्स के लिए यूज़ होते हैं, बट केसीएल जो है वो हम लोग यूनिलैटरल, बायलैटरल, एक्टिव, पैसिव, लीनियर या फिर नॉन लीनियर लंप नेटवर्क के लिए भी हम लोग एप्लीकेबल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। और इसी तरीके से आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी होगी कि सबसे पहला एक है कि जो हमारा केसीएल जो है, ठीक है, केसीएल जो बेस्ड है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। ठीक है, और केवीएल जो है वो है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे।
ये दो क्वेश्चंस बनते हैं काफ़ी कबार एग्जामिनेशन में, ध्यान में रखना होगा। केसीएल इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड केवीएल इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ध्यान में रखना होगा। ठीक है, बढ़ते अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर है 2। हमें क्या पूछा गया, फाइंड द आई इन द नेटवर्क शोन बिलो। ये जहाँ जो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है आई, इसको हमें फाइंड आउट करना है। काफ़ी सिंपल सा सर्किट है, ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्सेज है, आपको मैंने पढ़ाया था हमारे पेड कोर्सेज में भी मैंने आपको बताया था, और ऐसे भी आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि यहाँ पे जो एरो दिख रहा है इसका मतलब क्या है, ये है हमारा करंट सोर्स। ठीक है, और इसके ऊपर डिपेंडेंट पैरामीटर कौन सा है, ये है करंट। दैट मीन्स ये करंट कंट्रोल करंट सोर्सेज है, इसमें से फ्लो होने वाला करंट इस करंट सोर्स को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से सर्किट को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अभी हम लोग अप्लाई करते हैं केसीएल को अप्लाई करने के बाद में आई प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 0.4 आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 एम्पियर। अब देखिए कैसा, क्योंकि इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे डिपेंडेंट करंट सोर्स का जो करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे समअप होने के बाद में, इस नोड के पास समअप होने के बाद में ये 14 एम्पियर इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। दैट मीन्स इस R2 में से करंट फ्लो होने वाला है। ठीक है, सिंपल है, 0.4 आई प्लस 0.4 आई विल बी, दैट मीन्स 0.4 आई प्लस आई विल बी 1.4 आई इज इक्वल टू 14 एम्पियर। सिंपल है, तो आई का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 एम्पियर। सिंपल है गाइस। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको कॉम्प्लिकेटेड सर्किट लग सकते हैं, क्योंकि आपको डिपेंडेंट सर्किट्स में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत जाती है, इसलिए हमने इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने कवर करा है। ठीक है, देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, यूजिंग मेश एनालिसिस द करंट थ्रू द 4 ohms रेजिस्टेंस इन द सर्किट शोन बिलो इज व्हाट। 4 ohms में से करंट कितना फ्लो होने वाला है अगर हम लोग मेश एनालिसिस लगाते तो। सिंपल है गाइस, अगर हम लोग दो इक्वेशंस को बना के हम लोग सॉल्व करते हैं तो भी हमारा आंसर ईजिली आ जाता है। देखिए हम लोग ये फर्स्ट लूप में जो है हम लोग केवीएल अप्लाई करते हैं, तो हम लोग अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, 10 वोल्ट का हमारे पास में सोर्स है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है रेजिस्टेंस में से 2, इसमें से कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है हमारे पास में 2 इंटू करंट कितना है I1। ठीक है, प्लस 4, देखिए दोनों भी करंट एडिशन हो रहे हैं, इन दोनों की समअप हो रहे। ठीक है, अगर इस करंट की डायरेक्शन इस तरीके से रह सकती है तो हम लोग माइनस करते थे, तभी हम लोग यहाँ पे 4 ohms इंटू I1 प्लस I2 करते हैं। इन दोनों का इक्वेशन का फाइनल इक्वेशन मिलेगा हमारे पास सॉल्व करने के बाद 10 इज इक्वल टू 6I1 प्लस 4I1। ठीक है, दैट मीन्स 2I1 प्लस 4I1 6I1 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 4I2 ये हो जाएगा। ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हम लोग इसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये हमारा सेकंड इक्वेशन आएगा केवीएल का इक्वेशन। ठीक है, सोर्स कितना है हमारे पास में 5 वोल्ट, 5 इज इक्वल टू कितना है हो जाएगा हमारे पास में 6I2, इस 6 ohms का ड्रॉप हो जाएगा 6I2 प्लस। ठीक है, यहाँ पे अब आ जाएगा हमारे पास में 4I1 इंटू I2, 4I1 प्लस 4I2 करेक्ट। तो हमारा जो इक्वेशन आएगा, अभी हम लोग I1 को सबसे पहले लिख लेते हैं, 4I1 प्लस यहाँ पे 10I2 आ जाएगा इज इक्वल टू 5। ये आ गया हमारा सेकंड इक्वेशन। देखिए दोनों भी इक्वेशन को आप सिंपल लॉजिकली साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, काफ़ी बेसिक्स है। ठीक है, इन दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो डिवाइड कर सकते हो या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हो। कोई भी दोनों जो टर्म्स है, दोनों में से एक टर्म को आप कॉमन कर दीजिएगा। देखिए अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं लाइक 10 से, और इसको अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे दोनों भी 40 टर्म्स आ जाएगी। ठीक है, दोनों को माइनस करके सब्स्टिट्यूट करके आप निकाल सकते हो I1 और I2 का वैल्यू। I1 का जो वैल्यू आ जाएगा वो आएगा 20/11 एम्पियर। ठीक है, या फिर I2 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा -5/22। ठीक है, I2 का -5/22 आएगा। अब देखिए जो दोनों भी करंट फ्लो हो रहे हैं 4 ohms में से, ठीक है, दोनों का समअप करना पड़ेगा हमें I1 प्लस I2 का। ठीक है, I1 प्लस I2 दैट मीन्स दोनों का करंट कितना आ जाएगा, इसमें से एडिशन हो जाएगा, बट यहाँ पे माइनस साइन होने के कारण हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग देखिए इसको 20/11 को हम लोग 40/22 भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में 22 है, तो हम लोग इसको हम लोग 40/22 लिख लेते हैं -5/22। इसका वैल्यू जो आएगा 35/22 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल है, आप कोई भी मेथड लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो, बट ध्यान में रहे कि आपको करंट डायरेक्शन और इसका प्लस माइनस डायरेक्शन ये आपको ध्यान में रखना हो, क्योंकि इसी तरीके से आपको ऐसा भी ऑप्शन दिया जा सकता है -35/22। तो आप करंट की डायरेक्शन कौन सी है और क्वेश्चन में पूछा क्या गया ये भी आपको ध्यान में रखना होता है। ठीक है, हालांकि हम लोग सॉल्व करके भी काफ़ी कबार गलत कर देते हैं इन सारी चीज़ों में। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4।
A junction where two or more than two network element meet is known as dash. एक जंक्शन ऐसा जहाँ पे हमारे पास में दो से ज़्यादा जो नेटवर्क एलिमेंट है वो हमारे जुड़ते हैं, मिलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं नोड. सिंपल है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा. ये हो गया हमारे नोड. ठीक है, दो से ज़्यादा नेटवर्क एलिमेंट, ये हमारा एलिमेंट है रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो ये हो गया हमारा नोड. ठीक है, ये भी हो गया हमारा नोड. ओके, देखिए नोड क्या होता है. नोड इज अ पॉइंट इन अ नेटवर्क वेयर टू और मोर सर्किट एलिमेंट्स आर कनेक्टेड. ब्रांच क्या होती है, ये होगी हमारी ब्रांच. ब्रांच इज अ सिंगल और अ ग्रुप ऑफ कंपोनेंट विच आर कनेक्टेड बिटवीन द टू नोड्स. दो नोड्स के बीच में जो कनेक्टेड होने वाला एलिमेंट है या फिर एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है, तो उसको हम लोग कहेंगे ब्रांच. लूप क्या होता है, एनी क्लोज लूप इन द सर्किट कैन बी कॉल्ड एज लूप. एक कोई भी लूप हो गया, ये देखिए इस तरीके से हमारे पास में एक लूप हो गया. और मेश क्या होती है, इज अ काइंड ऑफ लूप दैट हैज अ नो लूप इनसाइड इट. ठीक है, मेश मतलब क्या है, एक लूप ही है वो. ठीक है, एक लूप ही है हमारा. देखिए हमारा कि ये लूप भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर हमारा कोई भी इसका लूप नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान में रखना होगा. ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया, यू हैव टू रिमूव दैट. ऑल मेशेस आर ऑल्सो लूप बट लूप्स आर नॉट मेशेस. सारे जो मेशेस है वो लूप है, बट जो लूप्स है, सारे के सारे लूप्स है वो मेशेस नहीं है, ध्यान में रखना होगा. ठीक है, क्योंकि इस लूप के अंदर कोई भी हमारा दूसरा लूप नहीं है ना. ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होता है. काफ़ी कबार इस तरीके से बेसिक फंडामेंटल आपको पूछे जाते हैं. देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5. नोडल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन, मैंने आपको बताया था नोडल एनालिसिस जो है, ठीक है, वो केसीएल पे डिपेंडेंट है. ठीक है, दैट मीन्स किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ जो कहता है केसीएल, वो नोडल एनालिसिस को हम लोग अगर हमारे पास में है कि यूजिंग नोडल एनालिसिस है, तो हम लोग किसको यूज़ करेंगे, केसीएल को, किरचॉफ्स करंट लॉ को. अगर हमारे पास मेश एनालिसिस पूछा गया तो वो हमारा किरचॉफ सेकंड लॉ होता है, जिसमें हम लोग केवीएल लगा के यूज़ करते हैं. काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है इस तरीके से बेसिक से, और एग्जामिनेशन में हमेशा ये कंफ्यूज कर देता है. नोडल एनालिसिस जो रहता है वो हमारे केसीएल के ऊपर डिपेंडेंट रहता है. ठीक है, ध्यान में रखना होगा. देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज द पावर डिलीवर्ड बाय दिस करंट सोर्स फॉर द बिलो शोन सर्किट. ठीक है, इस करंट सोर्स के द्वारा कितना पावर डिलीवर हो रहा है, ये हमें फाइंड आउट करना है गाइस. काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना होगा. अगर देखिए इस पे हम लोग एक अज्यूम कर लेते, इस नोड पे, इस पॉइंट पे अगर हम लोग वी अज्यूम कर लेते. ठीक है, नोडल एनालिसिस से अगर हम लोग फाइंड आउट करते तो क्या हो जाएगा, वी माइनस ये वोल्टेज कितना है हमारे पास में 10 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस है 5 प्लस वी डिवाइडेड 5, ये वी यहाँ पे भी कॉमन रह जाएगा, वी डिवाइडेड बाई 5 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0. करेक्ट. अभी हम लोग इसको सॉल्व कर लेते तो अब हमारे पास इक्वेशन आएगा 2v माइनस 10 इज इक्वल्स टू 25. करेक्ट, 5 इंटू 5 विल बी 25, और ये इसको मल्टीप्लाई होके फिर यहाँ पे -2 यहाँ पे प्लस हो जाएगा. ठीक है, दैट मीन्स 2v माइनस 10 इज इक्वल्स टू 25. और इस केस में v का जो वैल्यू आता है वो आता है 17.5 वोल्ट. अभी तो हमारे पास में v का वैल्यू आ गया 17.5. दैट मीन्स इस पॉइंट का जो वोल्टेज है वो है हमारा 17.5 वोल्ट. करेक्ट. अभी हम लोग पावर डिलीवर कितना हो रहा है, करंट मल्टीप्लाई से अगर हम लोग करते, इसको करंट से मल्टीप्लाई करते थे तो हमारे पास में पावर आ जाएगा 17.5 इंटू 5 अगर आप करते हो. ठीक है, 17.5 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो हमारा जो वैल्यू आता है 87.5, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी. करेक्ट, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर. और ये हो जाएगा हमारा पावर डिलीवर्ड बाय द करंट सोर्स फॉर द फॉलोइंग सर्किट. ठीक है, इस करंट सोर्स के द्वारा जो भी पावर डिलीवर्ड हो रहा है वो है हमारा 87.5 वाट का. ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा. देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7. ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है. एज पर द थेवेनिन्स थ्योरम, इफ द इंटरनल इम्पिडेंसेस आर नोन, इफ द इंटरनल इम्पिडेंसेस आर नॉट नोन, अगर हमारे पास में इंटरनल इम्पिडेंसेस पता नहीं है हमें, तो जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज को क्या करना पड़ेगा, तो हमें इंडिपेंडेंट, देखिए ध्यान में रखना होगा, इंडिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज को रिप्लेस करना होगा शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट रिस्पेक्टिवली. दैट मीन्स वोल्टेज को हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट करेंगे. ठीक है, और करंट सोर्सेज को हम लोग ओपन सर्किट करेंगे. ये ध्यान में रखना होगा, ये हमें थेवेनिन्स थ्योरम में बताता है. इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान में रखना होगा. और थेवेनिन्स थ्योरम का अगर आपको कन्वर्स पूछा गया तो वो होता है मेरा नॉर्टन्स थ्योरम. ये आपको ध्यान में रखना होगा. ठीक है, और थेवेनिन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर हमारे पास में इंटरनल इंपेडेंसेस पता नहीं है हमें, तो जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज है उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट करेंगे, और जो हमारे पास में करंट सोर्स है उसको हम लोग ओपन सर्किट करेंगे. ये आपको ध्यान में रखना होगा. ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और ये आपको इसके साथ मैंने आपको जो नॉर्टन्स थ्योरम बताया था, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि हम लोग इसको अप्लाई नहीं कर सकते नॉन लीनियर सर्किट्स के लिए. इंपॉर्टेंट, नॉर्टन सर्किट्स में हमारे पास में क्या है, एक हमारे पास में करंट सोर्स रहता है और इसके पास हमारे पास रेजिस्टेंस रहता है इसके पैरेलल में. ओके, ध्यान में रखना होगा. देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8. सिंपल सा क्वेश्चन है. 3 रेजिस्टेंस है हमारे पास में जिसकी वैल्यू है 20, 30 एंड 50 ओम्स आर कनेक्टेड इन अ डेल्टा कनेक्शन. ठीक है, डेल्टा कनेक्शन में हमारे पास इस तरीके से
मैं यहाँ पे इसका इमेज थोड़ी बड़ी बना देता हूँ। ओके, ये हो गया हमारा 30, ये मान लो 20, 30 और ये हो गया हमारा 50। इसको हमें इक्विवेलेंट स्टार में कन्वर्ट करना है, सिंपल है, ठीक है। इसको हमें स्टार में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला ध्यान में रखना होता। मान लो ये हमारा पॉइंट है ए, ये है हमारा बी और ये है हमारा सी, ठीक है। ये भी हो जाएगा हमारा ए, ये हो जाएगा हमारा बी एंड दिस विल बी सी, ठीक है। अब देखिए इस आर ए सी को दैट मीन्स अगर हमें आर ए निकालना है इस फेज में, स्टार पॉइंट में हमें आर ए का फेज निकालना है, ठीक है, कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा इस स्टार कनेक्शन में। तो सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे, आर ए विल बी इक्वल्स टू, ठीक है, 20 × 30 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। काफ़ी सिंपल है, मैंने आपको हमारे पेड कोर्सेज में भी बताया, और आपको ऐसे भी आपको स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार आपको कन्वर्ट करते आना चाहिए। प्लस एडिशन है सबकी, 20 + 30 + 50, इसका वैल्यू आ जाता है हमारे पास में 6 ओम। इसी तरीके से 6 ओम इसका वैल्यू है। इसी तरीके से आप आर बी का वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है, इस आर बी का वैल्यू निकाल सकते हो। इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 20 × 50, ठीक है, डिवाइडेड बाय तीन ओम की एडिशन। तो इसका जो वैल्यू आता है वो आता है हमारा 10, और आर सी का जो रेजिस्टेंस आता है वो आता है हमारा 30 × 50 अपॉन डिवाइडेड बाय तीनों के एडिशन, तो वो आता है हमारा अराउंड 15 ओम्स, ठीक है। तीनों का वैल्यू आ गया, बट आपका सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना होगा, 6, 10 एंड 15। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। बेसिक सा क्वेश्चन था। Then we have a next question, which is question number 9. The Thevenin voltage and the resistors in the given circuit is dash and dash respectively. Thevenin voltage कितना है हमारे पास में और उसका रेजिस्टेंस कितना है, RTH का वैल्यू ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिए एक ही क्वेश्चन में आपको दो वैल्यूज आपको पूछी गई है, इसके लिए आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए हमारे पास में अगर हम लोग देखते हैं तो हमें नोटिस होता है कि हमारे पास में करंट सोर्सेज है और उसके पैरेलल में एक हमारे पास रेजिस्टेंस है। तो क्यों ना हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमें थेवेनिन्स वोल्टेज निकालना है, ठीक है, और हमें ओपन सर्किट वोल्टेज भी निकालना है। तो अगर हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा तो इस 24 मिली एम्पियर के करंट सोर्सेज को हम लोग वोल्टेज सोर्सेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सर्किट कुछ इस तरीके से हमारा ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट, ये हमारा 3K ओम्स का आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 1 किलो ओम्स का था, और देखिए ये पैरेलल में है तो ये हमारे सीरीज में आ जाएगा। इसका जो वैल्यू रहने वाला है वो है हमारा 6 किलो ओम्स का, करेक्ट। ये हो जाएगा हमारा 1 किलो ओम्स, ये 3 किलो ओम्स और ये 6 किलो ओम्स का। और ये हमारे इसका जो वैल्यू आएगा वोल्टेज सोर्स का वो सिंपल है, ठीक है, वो कितना आ जाएगा हमारे पास 24 × 6, ठीक है। अब देखिए 24 मिली एम्पेयर है तो हम लोग 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 6 × 10 किलो ओम्स है तो हम लोग 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों भी कैंसिल हो जाते हैं। 24 × 6 विल बी 144 वोल्ट, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आया वो है हमारा 144 वोल्ट। अब देखिए जो करंट सोर्स है उसको हमने कन्वर्ट कर लिया। अभी हमें VTH निकालना है, दैट मीन्स वोल्टेज इसके अक्रॉस में VOC का वैल्यू निकालना है, दैट मीन्स हमें 3 किलो ओम्स के अक्रॉस का वोल्टेज निकालना है, ठीक है। तो VTH कितना हो जाएगा, थेवेनिन्स वोल्टेज वो हो जाएगा हमारा मेन टोटल वोल्टेज कितना है, वोल्टेज डिवीजन रूल हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। इस 3 किलो ओम्स के अक्रॉस में हम लोग निकालना है, मल्टीप्लाइड बाय हम लोग क्या करेंगे, इसका जो रेजिस्टेंस है कितना है उसी का रेजिस्टेंस, क्योंकि करंट में हम लोग क्या करते हैं अपोजिट रेजिस्टेंस लेते हैं, ठीक है, दूसरे ब्रांच का। बट वोल्टेज डिवीजन रूल में जो हमारे पास में सीरीज में कनेक्टेड सर्किट है प्रॉपर, तो इस ब्रांच का अगर हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट करना है, तो हम लोग हमारे पास टोटल वोल्टेज कितना है 144 वोल्ट। तो 3K डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करेंगे इन तीनों के एडिशन, 6 + 1 + 3, ठीक है, 6 + 1 विल बी 7 + 3 विल बी 10 किलो ओम्स। तो इसका जो वैल्यू आता है, ठीक है, वो आता है हमारा 43.2 वोल्ट, करेक्ट। और लेकिन हमारे पास में दो ऑप्शंस में ये वैल्यूज गिवन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में। अभी हमें हमारे पास RTH का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब देखिए RTH का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वोल्टेज सोर्स को ओपन सर्किट कर देंगे। इस वोल्टेज सोर्स को हम लोग ओपन सर्किट कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से, करेक्ट। इसको अगर हम लोग ओपन सर्किट करते हैं, ठीक है, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, इस करंट सोर्स को हमें ओपन सर्किट करना पड़ेगा। हम लोग जनरली वोल्टेज सोर्स को हम लोग शॉर्ट सर्किट करते हैं, ठीक है, बट हमारे पास में जो करंट सोर्स है इसको हम लोग ओपन सर्किट करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे ये सर्किट कंसिडर कर लिया, देखिए अब इस तरीके से, करेक्ट, इसको हमने एलिमिनेट कर दिया यहाँ से, ठीक है। तो अभी हमारे पास में जो रेजिस्टेंस आ जाएगा वो है हमारा 1K और 6K का हमारा सीरीज में कनेक्टेड हो जाएगा, दैट मीन्स 7K
का इस तरीके से, और इसके पैरेलल में हमारे पास में 3K का ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, इस वोल्टेज सोर्स को हमें शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा और करंट सोर्स को हम लोग ओपन सर्किट करते हैं इस थेवेनिन्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब देखिए 7 × 3 हम लोग पैरेलल में निकालेंगे। 7 × 3 डिवाइडेड बाय 7 + 3 विल बी 10। इसका वैल्यू आता है 2.1 किलो ओम्स। करेक्ट, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, जिसमें हमारा उसमें RTH का जो वैल्यू है हमारा 2.1 किलो ओम्स आया। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 10। अभी हम लोग मैग्नेटिक सर्किट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि नेटवर्क थ्योरम में हमारे पास में काफ़ी सारे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं, डिफरेंट टाइप के पॉसिबिलिटीज़ बनते हैं। बट जो मैग्नेटिक सर्किट से क्वेश्चन पूछते हैं वो हमारे जो हमने काफ़ी दिनों पहले आपको सेशंस में से पढ़ाया था, वही उसी में से रिपीटेटिव क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अभी हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, वो है हमारे पास फ्लक्स को हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं MMF। जैसे आपको फ्लक्स को कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, MMF डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसी तरीके से हम लोग करंट को फाइंड आउट करते हैं, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, उसी तरीके से अगर हम लोग एनालॉजी देखते हैं मैग्नेटिक सर्किट में, उसी तरीके से हम लोग MMF डिवाइड बाय रिलक्टेंस कहते हैं, तब जाके हमारे पास में फ्लक्स आते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट का एनालॉजी जो है वो मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। आने वाले आपको हर एक क्वेश्चंस में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, टेबल ध्यान में रखिएगा। Then we have a next question, which is question number 11. Magnetizing force in the core material is given by। मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो है कोर मटेरियल में हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, कौन सी यूनिट है उसका, वो है हमारा एम्पियर टर्न्स पर मीटर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है H से हम लोग जिसको डिफाइन करते हैं, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है, H = B/μ0 × μr। ठीक है, और इसका यूनिट हम लोग है एम्पियर टर्न्स पर मीटर में हम लोग इसको मेजर करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जनरली जो फ्लक्स डेंसिटी जो है हम लोग वेबर पर मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, तो आपको ध्यान में रखना होगा, ये वेबर पर मीटर स्क्वायर फ्लक्स डेंसिटी बी के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं। और मैग्नेटाइजिंग फोर्स अगर आपको पूछा गया H का, तो वो होता है हमारा एम्पियर टर्न्स पर मीटर। इंपॉर्टेंट है गाइस, कभी भी आपको भूलना नहीं है। ठीक है, देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 12. The ability of material to conduct magnetic lines of force through it is called as dash of the material। जो एबिलिटी रहती है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मटेरियल की, एक जिसमें से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स उसमें से फ्लो हो सके, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं परमेबिलिटी। अब परमिटिविटी और परमेबिलिटी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। परमिटिविटी डिफरेंट है, परमिटिविटी इज रिलेटेड टू द कैपेसिटेंस एंड परमेबिलिटी इज रिलेटेड टू द इंडक्टेंस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना होगा। जनरली जो परमेबिलिटी है वो होती है हमारी एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। जो हमारा एक मान लो एक एयर या हमारा आयन कोर है, इसमें से मैग्नेटिक लाइंस फ्लो हो रही है या नहीं हो रही, कितने अमाउंट में फ्लो हो रही है, उसी को हम लोग कहते हैं परमेबिलिटी। दैट मीन्स वो इजीली फ्लो होने दे रहा है इसमें से फ्लक्सेस को, वो है हमारा परमेबल मटेरियल। इंपॉर्टेंट है, और इसको हम लोग जनरली म्यू से डिफाइन करते हैं। ठीक है, और जो परमेबिलिटी रहती है हमारी एयर या फिर वैक्यूम की, वो काफ़ी कम रहती है, और हम लोग इसको μ0 से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारे पास 4π × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। ये यूनिट आपको पूछा जाता है जनरली, μ0 का इसका वैल्यू है। और μr क्या होता है, ये हमारा रिलेटिव परमेबिलिटी होता है। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, μr = μ/μ0 गाइस। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो वैल्यू रहती है रिलेटिव परमेबिलिटी की सारे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए, वो भी 1 रहती है। ठीक है, जो वैल्यू हमारी बढ़ती है, हालांकि हमारे पास में सॉफ्ट आयन है तो उसके वैल्यू 8000 रहेगा। ठीक है, और म्यू मेटल जो है, ठीक है, जिसमें हमारे पास में आयरन 22% रहता है, निकल 78% रहता है, उसकी 1,20,000 तक रह सकती है रिलेटिव परमेबिलिटी। तो दोनों भी बातें ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, देन हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 13। द MMF इज एनालॉगस टू, मैंने आपको बताया था मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो है वो किसके एनालॉगस है, वो है हमारे EMF के बराबर। जैसे हमारे पास में इलेक्ट्रिकल सर्किट में EMF रहता है, उसी तरीके से मैग्नेटिक सर्किट में हमारे पास में MMF रहता है। अब आपको ये टेबल अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इसी में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए होता क्या है कि जिस तरीके से करंट फ्लो होता है हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसी तरीके से मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्सेस फ्लो होते हैं। ठीक है, फाई, ठीक है, जिसमें से करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, उस तरीके से हमारे पास में फ्लक्सेस है। दैट मीन्स जो मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्सेस है, ठीक है, जो उसको हम लोग वेबर में मेजर करते हैं, वो एनालॉगस है इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट के बराबर। और जो MMF हम लोग एम्पियर टर्न्स में मेजर करते हैं, वो है हमारा EMF के बराबर एनालॉगस है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, जिसको हम लोग वोल्ट में मेजर करते हैं। रिलक्टेंस, दैट मीन्स इसको
फ्लक्सेस को फ्लो होने के लिए जो हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है, जो रुकाव मिल रहा है हमें, फ्लक्सेस को फ्लो नहीं होने दे रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं रिलक्टेंस। और रेजिस्टेंस जो होता है हमारा, जो करंट फ्लो होने के लिए जो अपोजिशन मिलता है, उसी को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस गाइस, ठीक है। परमेबिलिटी मतलब क्या, कितना इजीली वो फ्लक्सेस को फ्लो होने दे रहा है। और कंडक्टिविटी मतलब क्या, कितना इजीली वो करंट को फ्लो होने दे रहा है। फ्लक्स डेंसिटी को हम लोग वेबर पर मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं, उसी तरीके से हमारे पास में करंट डेंसिटी रहती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में हम लोग उसको मेजर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड रिलेटिव है, और ये क्वेश्चन डेफिनेटली इसमें से बनता ही है, ठीक है। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 24, क्वेश्चन नंबर है 14। द परमेबिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन, मैंने आपको बताया था परमेबिलिटी को हम लोग किस तरीके से मेजर करते हैं, क्या उसका सिग्निफिकेंस रहता है, बट अभी इसको मेजर करना है तो उसका यूनिट भी पूछा जाता है, तो उसको हम लोग वेबर पर एम्पियर टर्न्स मीटर में हम लोग उसको उसको हम लोग मेजर करते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी के साथ आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या है, एम्पियर टर्न्स पर मीटर है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का है यूनिट है वेबर, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वेबर पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग टेस्ला भी कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। मैग्नेटोमोटिव फोर्स को हम लोग एम्पियर टर्न्स में मेजर करते हैं, जिसको हम लोग एमएमएफ कहते हैं। और परमेबिलिटी को हम लोग वेबर पर एम्पियर टर्न्स मीटर में हम लोग मेजर करते हैं। और रिलक्टेंस को हम लोग एम्पियर टर्न्स पर वेबर में मेजर करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है हमारे आज के सेशन का, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसमें से ये काफ़ी जो क्वेश्चन है आपको एज इट इज पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। देन अभी हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 15। मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी डैश इफ द सरफेस एरिया वेक्टर ऑफ अ सरफेस इज अ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे जीरो हो जाएंगे अगर हमारे पास में सरफेस एरिया वेक्टर का जो रहेगा विद सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ओके। दैट मीन्स इसका जो फॉर्मूला क्या रहता है, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। फाई के हमारे पास में, ये हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स, बी जो है हमारे पास जो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ए जो है हमारे पास में एरिया। अगर हमारा फाई जो है, ठीक है, वो हमारा 90 डिग्री, थीटा जो है हमारा 90 डिग्री रह सकता है, तो हमारा जो इक्वेशन है बी इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा। दैट मीन्स कॉस थीटा का जो 90 वैल्यू अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसका वैल्यू भी जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स थीटा का मेनली सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, थीटा क्या है, जो फाई तो हमारे फ्लक्सेस हो गए, और ये हमारा थीटा का सिग्निफिकेंस क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन सरफेस एरिया ऑफ वेक्टर ऑफ अ सरफेस एंड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो दैट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी जीरो अगर हमारे पास में सरफेस एरिया वेक्टर जो है सरफेस का वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के साथ में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Then we have a next question, which is question number 16. Determine the value of permeance in Henry of a coil when a fluxes through the coil is 40 webers and the value of produced EMF is 30 ampere per turn। हमें पूछा गया एमएमएफ का वैल्यू पूछा गया है गाइस, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे परमियंस का वैल्यू हेनरी में पूछा गया, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग एमएमएफ को वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। जनरली एमएमएफ का वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे गिवन है, ठीक है। व्हेन द फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज अ 40 वेबर्स, फ्लक्स का वैल्यू गिवन है फाई का, और जो प्रोड्यूस एमएफ है वो हमारे पास में 30 एम्पियर टर्न, ओके। अब देखिए एमएफ का वैल्यू 30 एम्पियर टर्न है, ओके, और फ्लक्सेस है 40 वेबर के, तो हम लोग रिलक्टेंस का वैल्यू निकाल पाएंगे, वो हो जाएगा। अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, इसलिए हमने वो क्वेश्चन सबसे पहले डिस्कस किया था। एमएफ डिवाइडेड बाय फ्लक्सेस, तो फ्लक्सेस कितना है हमारे पास में, वो हमारे पास 40, और एमएफ कितना है 30 डिवाइडेड बाय 40, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा रिलक्टेंस, ठीक है, 30/40, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अब आपको पता है परमियंस, अब ये परमियंस जो है वो रेसिप्रोकल है, ठीक है। परमियंस इज रेसिप्रोकल टू द रिलक्टेंस, ठीक है। दैट मीन्स हमारे पास में जो वैल्यू आया था 30/40 का, वो उसको हम लोग रेसिप्रोकल कर दे, इन्वर्ट कर देंगे। इसको हमने इन्वर्ट किया तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगा वो आएगा 40/30 विच इज 1.33। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से जो कैलकुलेशंस है आपको पूछे जा सकते हैं बेसिक से, ठीक है। Then we have a next question, which is question number 17. A Curie temperature is the temperature above which, क्यूरी टेम्परेचर एक हमारा टेम्परेचर है, उसके बियॉन्ड जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो हमारे पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान में रखना होगा, ठीक है। क्यूरी पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ओके। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते भी हमारे नेक्स्ट स्लाइड में क्या क्या हमारे पास में डिफरेंट मटेरियल्स है। सबसे पहले तो हमारे पास में डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म रहता है, और फेरोमैग्नेटिज्म के। इसमें की ससेप्टेबिलिटी आप ध्यान में रखिएगा, ससेप्टेबिलिटी स्मॉल एंड नेगेटिव रहती है डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए, पैरामैग्नेटिक के लिए भी स्मॉल एंड पॉजिटिव रहता है, फेरोमैग्नेटिज्म के लिए लार्ज और पॉजिटिव रहता है, एंड द फंक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड माइक्रोस्ट्रक्चर डिपेंडेंट। दैट मीन्स ये तो सबसे पहले तो इतना ध्यान में रखिए कि लार्ज और पॉजिटिव रहती है, काफ़ी लार्ज रहती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में। इसमें जो मैग्नेटिक बिहेवियर है
कोई भी इसका डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में एटम का कोई भी मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं रहता है। पैरामैग्नेटिक में एटम्स का रैंडमली ओरिएंटेड मैग्नेटिक ओरिएंटेशन रहता है। इसके लिए जो डोमेन रहते हैं कुछ इस तरीके से एक दूसरे के साथ में अलाइन रहते हैं, ठीक है। बट जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए एटम जो रहते हैं वो पैरेलली अलाइन रहते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट्स के साथ में, इसलिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हम लोग काफ़ी इसमें हमारे पास में जो मैग्नेटिक स्टोरिंग या फिर हम लोग कह सकते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी इसमें काफ़ी ज़्यादा रह सकती है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फेराइट इसका हम लोग जो एग्जांपल है ये आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। इसकी ससेप्टेबिलिटी कितनी रहती है ये भी आपको मेंशन करके रखा है पे। एंटीफेरोमैग्नेटिज्म में क्या रहता है, उसका जो ससेप्टेबिलिटी स्मॉल एंड पॉजिटिव रहता है, और फेरोमैग्नेटिज्म में भी हमने उसके पहले डिस्कस कर लिया, ठीक है। देखते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 18। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इज व्हाट, ठीक है, जिसको हम लोग मेजर करते हैं B इज इक्वल टू μ0I/2πr, ठीक है। ओके, B क्या होता है हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड होता है, μ0 हमारा परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम है, I जो है हमारे पास में जो करंट है, और R जो है डिस्टेंस फ्रॉम द वायर टू दैट ऑफ पॉइंट। ओके, जैसे हमारे पास में एक स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट है, ये हमारा डिस्टेंस है। ओके, आर जो हम लोग इसको मेजर करेंगे, ये डिस्टेंस ही हमारा इस लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर से, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनल किसके बराबर है, तो ये प्रोपोर्शनल है हमारे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। जैसे मैंने बताया B इज इक्वल टू μ0 × I/2πr, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में मेंशन करके जा रहा हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है बाय लॉन्ग स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर, वो होती है जिसका फॉर्मूला होता है μ0 × I/2πr। ये आपको इसके लिए ध्यान में रखना होगा। r क्या है, हमारे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है टू द वायर, ओके। और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं बाय करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, एक हमारा करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, करेक्ट। इसका जो फॉर्मूला आता है वो होता है B इज इक्वल टू μ0 × I/2r, ठीक है। और R क्या है, R जो है इस केस में हमारा रेडियस है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। यहाँ पे 2πr आया था, बट यहाँ पे 2 आ रहा है, जहाँ पे R है रेडियस है। ये फॉर्मूलाज आपको एग्जाम में एज MCQ के फॉर्म में पूछ जाते हैं, इसलिए मैंने आपको मेंशन करा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होते हैं बाय करंट कैरिंग सोलेनॉइड के द्वारा, ठीक है। करंट कैरिंग सोलेनॉइड के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो उसको हम लोग मेंशन करते हैं B इज इक्वल टू μ0 × N × I इनसाइड अ सोलेनॉइड। इसके अंदर सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है इसका ये फॉर्मूला है μ0 × N × I। अब देखिए N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, और I जो है इसमें से फ्लो होने वाला करंट का इस ध्यान में रखना होगा, ठीक है। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 19। सोलेनॉइड हैज अ 4000 टर्न्स ओवर इट एंड इंडक्टेंस ऑफ 0.0126 हेनरी। The energy stored in the magnetic field when a current of 2 ampere flows in the solenoid will be what, ठीक है। अब देखिए हमें क्या पूछा गया है, द एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी कितनी स्टोर्ड हो रही है मैग्नेटिक फील्ड में हमें फाइंड आउट करना है। एक सोलेनॉइड है हमारे पास में, सोलेनॉइड मतलब क्या है, हमारे पास एक आयन कोर है, ठीक है, उसके ऊपर हमने टर्न्स यहाँ पे मेंशन कर दिया, ओके। अब देखिए पूछा क्या गया कि एनर्जी कितना इसमें से स्टोर्ड हो गया। सबसे पहले तो हमें इंडक्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा इस कॉइल का, ठीक है। तो वो हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे μ 0 × N² × A/L। N क्या हो गया हमारे पास, नंबर ऑफ टर्न्स, A हमारा एरिया, ठीक है। अब देखिए ये तो इंपॉर्टेंट है, L का यहाँ पे हमारे पास में मेंशन है ऑलरेडी। अगर हमने इसको डायरेक्टली फाइंड आउट करना है तो हमारे पास में ऑलरेडी गिवन भी है, बट हमको अगर आपको फाइंड आउट करना था तो हमने इस तरीके से इस फॉर्मूले से हमने फाइंड आउट कर लेते। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी गिवन है इंडक्टेंस, तो हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो होती है हमारी ½ Li², ठीक है। हाफ मल्टीप्लाइड बाय L कितना है हमारे पास में 0.126, और I कितना है हमारे पास में 2 एम्पियर, ठीक है। 2 एम्पियर का हमारे पास करंट है, जिसका वैल्यू हो जाएगा 0.252 जूल्स। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल शोज द पैरामैग्नेटिज्म, इसमें से कौन सा मटेरियल जो है वो पैरामैग्नेटिज्म मटेरियल प्रॉपर्टी शो करता है, तो वो है हमारा टाइटेनियम। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि आपको हमारे पास मटेरियल्स गिवन हो सकते हैं, उसकी मटेरियल प्रॉपर्टी कौन सी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कौन सी है, ये हमारे पास मेंशन रह सकता है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, अगर आपको कॉपर दिया गया तो डायमैग्नेटिक मटेरियल है, आयन है तो हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, टाइटेनियम इज अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड सिल्वर इज अ डायमैग्नेटिक मटेरियल एज वेल।
ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दो कॉइल से जिसका सेल्फ इंडक्टेंस है 3 हेनरी और 5 हेनरी, जो हमने कनेक्ट करके रखा है सीरीज अपोजिट में एक दूसरे के साथ में। जब उसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, अगर हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग है उसका 0.6, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। जो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग है जिसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं 0.6 इसका वैल्यू है, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस हम लोग फाइंड आउट करते हैं m इज इक्वल टू के इंटू अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2, करेक्ट। अब देखिए के का वैल्यू हमारे पास गिवन है, म्यूचुअल इंडक्टेंस हम लोग फाइंड आउट करेंगे L1 और L2 का हमारे पास वैल्यू भी गिवन है, तो हम लोग इसको 0.6 यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। L1 का वैल्यू है 3 इंटू 5, इसको सॉल्व करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलता है वो हमारे पास 2.32 हेनरी, ठीक है, m, करेक्ट। अब देखिए जब हमारे पास में दो कॉइल्स है, ठीक है, दो कॉइल्स हमारे पास में सीरीज अपोजिंग में कनेक्टेड है, तो हम उसका L इक्विवेलेंट किस तरीके से निकालते हैं, L1 प्लस L2 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ m, करेक्ट। L1 प्लस L2 इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस m, तो हम लोग सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं कि L1 कितना है हमारे पास में 3 प्लस L2 का वैल्यू है 5 माइनस 2 इंटू m का वैल्यू कितना है 2.32 हेनरी, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो आएगा आपका 3.36 हेनरी, विच इज 3.35। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब आपको ऐसा भी पूछा गया था कि m का जो वैल्यू है DFCCL का जो एग्जामिनेशन था, व्हाट इज m, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का जो वैल्यू हमारे पास में k का वैल्यू गिवन है, लेकिन जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला भी मैंने बताया था, m इज इक्वल टू के इंटू अंडर रूट ऑफ L1 इंटू L2। ये आपको दोनों भी सारी चीज़ें कंसेप्चुअली ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 22। टू कॉइल्स आर सेड टू बी मैग्नेटिकली आइसोलेटेड, दो हमारे पास में मैग्नेटिकली आइसोलेटेड कॉइल्स है, तो उस केस में हमारे पास में कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का वैल्यू कितना रहता है k, तो वो रहता है हमारा इक्वल्स टू 0। मैग्नेटिकली आइसोलेटेड है एक दूसरे से, तो उसके लिए जो k का वैल्यू रहता है वो हमारा 0 रहता है। अगर k का वैल्यू है वो हमारा लेस देन 0.5 होता है तो हमारा लूजली कपल्ड हम लोग उसको कहते हैं। k अगर ग्रेटर देन है हमारा 0.5 से तो हम लोग उसको टाइटली कपल्ड टाइटली कपल्ड हम लोग कह सकते हैं दो कॉइल्स को। k का अगर 1 है वैल्यू तो वो होता है टाइटली कपल्ड या फिर आइडियल कपल्ड कह सकते हैं, और अगर हमारा k इज इक्वल टू 0 है तो हम लोग लूज मैग्नेटिकली आइसोलेटेड हम लोग उसको टर्म कर सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Then we have a next question, which is question number 23. A coil has a 1500 turns, a current of 4 ampere causes a flux of 8 milliwebers to link the coil. Find the self inductance of the coil. ठीक है, L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा N phi by I, करेक्ट। N का वैल्यू कितना है वो है हमारे पास में 1500, ओके। phi का जो वैल्यू है हमारे पास में 8 मिलीवेबर, करेक्ट, और I का वैल्यू जो है हमारे पास में 4 एम्पियर। तो हमें सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है, इसके लिए हम लोग L का वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली, 1500 मल्टीप्लाइड बाय 8 इंटू 10⁻³ क्योंकि मिली है हमारे पास में, इसलिए डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करेंगे 4। इसको सॉल्व करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलता है काफ़ी सिंपल है, 3 हेनरीज को मिलता है, जो है हमारा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। सिंपल से क्वेश्चन आपको इस तरीके से एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ वुडन रिंग हैज़ अ मीन डायमीटर ऑफ 150 mm and a cross-sectional area of 250 mm square. It is wound with a 1500 turns of insulated wire. A second coil of a 900 turns is wound on the top of the first. हमने second coil को फिर से 900 turns के साथ first coil के ऊपर हमने wound कर लिया। Assuming that the all fluxes by the first coil links with the second coil, calculate the mutual inductance. हमें mutual inductance का value find out करना है, तो इस केस में हम लोग find out करते हैं m is equals to n1 into n2 upon l is equals to a into μ0 इंटू μr, ठीक है, करेक्ट। अभी हमारे पास में सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे तो सो दैट हम लोग एक म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। m का वैल्यू क्या हो जाएगा 1500 मल्टीप्लाइड बाय 900, n देखिए n1 का वैल्यू 1500 था और n2 का हमारा 900 टर्न्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय l, ठीक है। तो हम लोग किस तरीके से निकाल पाएंगे l, दैट मीन्स क्या हो जाएगा हमारा L इस केस में हो जाएगा हमारा पाई इंटू डी, क्योंकि हमारे पास में मीन डायमीटर गिवन है तो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 0.15 150 mm है इसलिए हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय 250 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 mm स्क्वायर है तो हमने 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई इंटू 10⁻⁷ μ0 का वैल्यू हो गया, ठीक है। और म्यू आर का जो वैल्यू है हम लोग यहाँ पे 1 कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटू मल्टीप्लाइड बाय 1, इन सबको आप सॉल्व करके जो आपको वैल्यू मिलेगा गाइस वो आएगा 0.9
मिली हेनरी। ठीक है, इसको किस तरीके से रिड्यूस करना है इसके लिए भी मैंने आपको सेशन आपको प्रोवाइड किया था, अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसकी आप लिंक मुझे कमेंट बॉक्स में मांग सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट। किस तरीके से इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है, रिड्यूस करना है और आसानी से आंसर निकाला है, इसके लिए भी मैंने सेशन बनाया था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ध्यान में रखना होगा। ठीक है, देखते हैं अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन। Whenever a conductor cuts across the magnetic field, an EMF is induced in the conductor is a dash law। जब भी हमारा कंडक्टर कट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, EMF उसके अंदर इंड्यूस हो जाता है, ये हमारा फैराडेज का फर्स्ट लॉ होता है, ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और सेकंड लॉ हमारे पास क्या कहता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन अ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस। दोनों भी लॉज इक्वली आपको ध्यान में रखने होते हैं। बेसिक से क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछते हैं और इसी में हम लोग काफी कबार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये थे गाइस कुछ 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन सर्किट लॉस एंड मैग्नेटिक सर्किट्स। ये आपको सेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आपको क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, उसका करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कर सकते हो। जो भी हमने आपको कोर्सेज बोले उसका फ्लैट 40 डिस्काउंट कूपन लगा के आप देख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके हर एक एग्जामिनेशन के लिए। 1 ईयर की वैलिडिटी है, सो दैट आप इसको अच्छी तरीके से बेनिफिट ले सकते हो। आपको हमारे चैनल कोचिफाई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक्स है ऑलरेडी हमारे पास में गिवन है, उसको आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी इंटरेक्टिव सेशंस आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं और डिस्कशन भी हम लोग वहाँ पे करते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।